हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर अकेडमी। यूथ पावर अकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और डेली लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर मैगजीन्स आपकी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। और क्विक रिवीजन के लिए हमारी फटाफट सीरीज है। तो आप सारी मैगजीन्स को पढ़िए और आपको पता चलेगा कि इनको रेगुलर पढ़ने से आपकी जो नॉलेज है उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है। और आपके एग्जाम के लिए ये सारी चीजें बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर जीएस पेपर 1 की बात करें तो बांग्लादेश में एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, मतलब म्यूजिक है। और इसको कहते हैं बाउल म्यूजिक। और ये यहाँ के सिलहट रीजन मतलब में है, होता है वहां पे। ये काफी इनका जो है वो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, काफी पुराना है। और इसके लिए जो है वो फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। और ये तो इसको जो है वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज भी किया है एज टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से, बॉल म्यूजिक करके। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अटैक हुआ है, वॉयलेंट अटैक हुआ है। और यहाँ पे ये गैदरिंग थी, वहां पे ये चल रहा था कार्यक्रम इसका। तो उसमें कई सारे लोग जो है वो आए और उन्होंने जो है वो वायलेंस किया, अटैक किया लोगों पे। तो उसको लेके कंसर्न जताए जा रहे हैं। ठीक है। और रिलीजियस जो है वो इसमें जो है वो स्लोगन करते हुए उन्होंने जो है वो पूरा जो अरेंजमेंट था उसको डिस्टर्ब किया। और जो लोग थे वहां पे उन भागने को मजबूर होना पड़ा उन्हें। तो इसको लेके काफी जो है वो लोग सीरियस क्वेश्चन उठा रहे हैं अब कि मतलब ये इस तरह की चीजें वहां पे टाइम टू टाइम लगातार हो रही हैं। और बाउल म्यूजिक की बात करें तो ये इनका ये जो है वो काफी स्पिरिचुअल वो माना जाता है। और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं वो हमेशा से जो है वो इसका विरोध करते आए हैं। तो अभी चूंकि अभी वहां पे न्यू गवर्नमेंट बनी है, नई सरकार बनी है। तो अब इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं डिफरेंट जो रिलीजियस एक्टिविटीज पे, जो कल्चरल एक्टिविटीज पे, उस पे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्शन जो है वो लेना चाहिए। और अगर कोई लीगल एक्शन नहीं रहेगा तो ये हमेशा जो है वो जो एक अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की, उस पे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। ठीक है। तो ये बस याद रखो कि बाउल म्यूजिक जो है वो कहाँ का है और ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज भी है। ठीक है। इसमें डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं। तो जो इस्लाम है, जो जो कट्टरपंथी है बांग्लादेश के, का कहना होता है ना कि इस्लाम में ये सब मान्य नहीं है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे ये होता है, हुआ है। फिर एक सविका ओम्बी, ये है, ये बुल फाइटिंग है। और ये मडागास्कर में जो है वो होता है। ठीक है। ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। तो बस ये याद रखो कि सविका ओम्बी किससे रिलेटेड है। एक ये जो है वो स्पोर्ट्स है, इसमें बुल फाइटिंग वगैरह कराया जाता है, जो मालागासी पीपल होते हैं। और ये इथनिक ग्रुप है जो कि मेडागास्कर के आसपास के एरिया में जो है वो रहते हैं। ठीक है। वहाँ का ये कल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है। जैसे इंडिया में भी काफी बुल फाइटिंग वगैरह जो है वो होती रहती है। फिर आईआईटी बॉम्बे और आपके के रिसर्चर्स हैं, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और आईआईएसईआर कोलकाता, इन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया है, फॉसिल डिस्कवरी हुआ है। और ये जो है वो द्वारका बेसिन से हुआ है। ये अर्ली मायोसिन एपोक टाइम का है। इसमें इन्हें जो है वो कई सारी स्पीशीज मिली है। इसमें स्नेल्स की 42 स्पीशीज मिली हैं। और इसमें जो है वो कुछ नई स्पीशीज हैं। और ये मतलब ये इंडिकेट करता है कि इस एरिया में जो है वो काफी पहले ये वार्म रहा होगा और रिच हुआ होगा न्यूट्रिएंट्स में। तो इससे माना जा रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उनको जो एंशियंट एनवायरनमेंट था, मैरीन एनवायरनमेंट था, उसको समझने में हेल्प मिलेगी। और ये बताएगा कि जो भी डाइवर्सिटी है वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है। और द्वारका बेसिन की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल रीजन है, जो कि गुजरात कोस्ट पे है। और
ये जो सेडिमेंट्री बेसिन है काथियावाड़ पेनिनसुला का, उसको पूरा जो है वो बनाता है। उसमें काफी जो जियोलॉजिस्ट हैं ये वर्क करते रहते हैं पता करने के लिए कि अर्थ का क्या इतिहास रहा है, कैसे कैसे सारी चीजें हुई हैं। तो ये भी रिसेंट डिस्कवरी हुआ है। और इन्होंने कहा है, जो गुजरात गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो इस तरह के एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी मतलब और काम करेंगे। ठीक है। और ये जो रॉक यहाँ ये जो पूरा बेसिन है, इसमें कई सारी रॉक लेयर्स देखने को मिलती है, जैसे कि गज द्वारका फॉर्मेशंस। बताया जाता है कि ये करीब 23 to 5.3 मिलियन ईयर्स जो है वो पुराने हैं। तो ये सारी चीजें अभी इन्होंने रिसेंटली फाइंड आउट किया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक कोलैबोरेटिव जो है वो क्लिनिकल स्टडी करेंगे। ठीक है। और इसमें ये देखेंगे कि कैसे जो है वो आयुर्वेद को जो है वो यूज करके एक स्टैंडर्ड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। और ये अपनी तरह का वर्ल्ड का पहला क्लिनिकल स्टडी होगा, और ये न्यू दिल्ली में जो है वो इन लोग होगा। और इसके लिए एमओयू जो है वो 2022 में साइन हुआ था दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में। और मतलब यही है कि कैसे आयुष से जुड़ी जो चीजें हैं, जो हमारे एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट में। और ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ये डीपीटी के साथ जो है वो कोलैबोरेशन में ये स्टडी पूरा करेगा। तो ये मतलब इससे ये इनका कहना है कि अ, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उनको भी हम यूज करके ट्यूबरकुलोसिस का क्योर कर सकते हैं। अब मैंने कल बताया था कि कल ट्यूबरकुलोसिस डे था, वर्ल्ड टीबी डे। तो उसी के मौके पे जो है ये कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर वहां पे ही जो है वो ये इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। और इसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसको जीनोमिक रिसर्च में भी इंक्लूड किया जाएगा, और जिससे कि और बेहतर तरीके का एक ट्यूबरकुलोसिस केयर का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। ठीक है। फिर जैसे बताएं कि अभी कल वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे था, 24 मार्च को रहता है। और ये एनिवर्सरी होती है। रॉबर्ट कॉश इन्होंने डिस्कवर किया था टीबी बैक्टीरिया को 1982 में। इस साल की जो थीम है वो यही है, यस वी कैन एंड टीबी। और इसमें जो हमारी यूएनएन मिनिस्टर है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, जेपी नड्डा, इन्होंने जो है वो लॉन्च किया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में नेशनल इवेंट को लॉन्च किया। और उसमें उन्होंने बताया कि टीबी में काफी प्रोग्रेस हुआ है। टीबी के जो इंसिडेंस है उनमें 21% का जो है वो डिक्लाइन हुआ है। साथ ही साथ जो टीबी की वजह से जो मृत्यु होती है, मोर्टेलिटी, उसमें भी कमी आई है पिछले डेकेड में। और ट्रीटमेंट कवरेज जो है वो 92% तक हो गया है। जो अनडिटेक्टेड टीबी है उनके केसेस में काफी ड्रॉप हुआ है। और सरकार ने इसी मौके पे जो है वो 100 दिन का टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया है। और इसमें 1.5 लाख विलेजेस और अर्बन वार्ड्स को कवर किया जाएगा। और जो भी ऐसे एरियाज है जो टीबी प्रोन है, ठीक है, हाई रिस्क जो एरियाज है, उनके पे स्क्रीनिंग किया जाएगा, और लोगों को जो है वो अगर डायग्नोज होगा तो ट्रीट किया जाएगा। और ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान है ये काफी समय से चला आ रहा है। और इसमें जो है वो लगभग 20 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग जो है वो की जा चुकी है। और इसमें लोग जो है वो मिले जो जिनमें जो है वो जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, मतलब ऐसे पेट से पेशेंट जिसमें कि कोई वो नहीं होता है, कोई मतलब कोई खांसी आना या ये सब चीजें नहीं होती हैं, हिडन रहता है जो भी बीमारी है और पता नहीं चल पाता है। तो उन इन पेशेंट्स को भी ये जो है वो इन्होंने इसके तहत जो है वो डिटेक्ट किया है। फिर इसी मौके पे एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया जिसका नाम है खुशी। ये एआई इनेबल्ड चैटबॉट है। और माना जा रहा है कि इससे जो पेशेंट एक्सेस है और टाइमली टीबी केयर वो बेहतर होगा। फिर इसमें बताया क्या कि 67,000 से ज्यादा टीबी फ्री ग्राम पंचायत जो है वो बन चुके हैं। साथ ही साथ टीबी फ्री अर्बन वार्ड भी बने हैं। और खुशी जो ये प्लेटफॉर्म है, ये रियल टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उसमें जो है वो जरूरी चीजें करनी होती है, कैसे डायग्नोस करना होता है। तो सिम्टम के आने तक और क्या जो केयर सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया। फिर इसी पे निक्षय वाहन इसको फ्लैग ऑफ किया गया।
और इसका जो एम है वो यही है कि जो टीबी डायग्नोसिस है उसको इम्प्रूव करना, जो ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं उनको बेहतर करना, एक्सेसिबिलिटी हो प्रोवाइड कराना। तो इस मौके पे निश्चय शपथ भी दिलाई गई है इस इवेंट में कि जो इंडिया है वो कमिटेड है और हम जो है वो जन भागीदारी मूवमेंट चला के इसको जो है वो एलिमिनेट करेंगे। तो ये सारी चीजें, चूंकि टिपिकल था तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर हरीश राणा, जो कि पहले इंडिविजुअल हैं इंडिया के जिनको जो है वो रिसीव किया इन्होंने लीगल अप्रूवल फॉर पैसिव यूथनेसिया। तो इनकी कल मृत्यु हो गई एम्स दिल्ली में, और 31 ईयर्स के थे ये, और काफी ये 13 सालों से जो है वो इनको कोमा में थे, सीवियर हेड इंजरी हुई थी इनकी। ठीक है, तो इनका नाम जैसे कभी कभी पूछ देते हैं कि सबसे पहला किसने जो है वो लीगल वो रिसीव किया। ठीक है, तो ये है। फिर गवर्नमेंट ने जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, इन्होंने रेगुलेशन जो है वो बढ़ा दिया है अगेंस्ट अनऑथराइज सेल एंड प्रमोशन ऑफ GLP-1 बेस्ड वेट लॉस ड्रग्स। जैसे कि हमें पता है कि अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो पेटेंट खत्म हुआ है नोवा नॉर्डिक, जो एक मेडिसिन थी इनकी। तो माना जा रहा है कि दवाइयां जो है वो सस्ती भी होंगी, बहुत सारे जेनेरिक वर्जन जो है वो अंडर मार्केट में भी अब आ जाएंगे, रिटेल जो है फार्मेसीज पे भी जो है ये सारी चीजें रहेंगी। तो इनका एक रिस्क भी हो सकता है अगर जो ड्रग है उसको विदाउट प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के जो है वो कोई यूज करता है, तो उसके ज्यादा सीरियस जो है वो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं और हेल्थ रिलेटेड जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, इन्होंने सर्विलांस बढ़ा दिया है कि बिना किसी उसके जो है ये डॉक्टर के इसको जो है वो ना खरीदा जा सके। GLP-1 रिसेप्टर, ये सेमाग्लूटाइड और लेराग्लूटाइड है। ये काफी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज ट्रीटमेंट में जो है वो यूज किया जाता है। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स को जो है वो पूरा रेगुलेट करता है। और जो सेल है ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विदाउट वैल्यू, अगर किसी के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो इलीगल माना जाता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने कल जो है अपना बजट पेश किया, और इस मौके पे इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, इसका नाम है अनमोल, जो है एडवांस्ड न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर स्कीम। और इसके लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किया है। जो भी न्यू बॉर्न होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए जो है वो 56 फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। माना जा रहा है इस इनिशिएटिव का एम है कि जो जेनेटिक और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वो डिटेक्ट किया जाए। और अगर हम बात करें तो अभी तक इस तरह का जो स्क्रीनिंग सिस्टम है ये ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ केरला ऐसा स्टेट था जहां पे इस तरह का एक फ्री प्रोग्राम चलाती है वहां की गवर्नमेंट, जिसको शाला भाम कहा जाता है। और इसके थ्रू जो है वो, जो कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके 48 आवर्स के भीतर ब्लड सैंपल लेके जो है वो टेस्ट वगैरह जो है वो किए जाते हैं। तो ये चूंकि दिल्ली में लॉन्च किया है तो इससे अनमोल करके पूछा जा सकता है कि कहाँ क्या है, किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। और इसमें बताया गया कि लगभग कंट्री में हर मिनट 800 जो है वो बर्थ होती हैं। और अगर स्क्रीनिंग किया जाए तो जैसे कि आगे चल के काफी सारी जो लाइफ रिस्क सिचुएशन होती है या जो ऐसी कंडीशंस होती हैं मेडिकल रिलेटेड, इसमें हियरिंग लॉस है और भी तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये स्कीम का नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर जो नेशनल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए, 14 वर्ष तक की उम्र के लिए, 28 को। तो इसके बारे में निकला था कि ये काफी डिसीजिव और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। और माना जा रहा है कि इससे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर जो है वो फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है वो अमंग वुमेन में। और जो WHO है इसने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इनका कहना है कि ये ऐसा कैंसर है जिसको सबसे पहले एलिमिनेट करना होगा ग्लोबली।
और हर साल की अगर बात करें तो जैसे ये डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स में ये सब इस तरह से चीजें पूछ सकते हैं कि हर साल मोर देन 6 लाख जो है वो नए केसेस जो है वो कैंसर के जो है वो वुमेन में मिलते हैं, और इसमें जो 3 लाख से ज्यादा जो है वो हर साल डेथ होती है। और बहुत सारी जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे जो सर्वाइकल कैंसर का रेट है उसको उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है थ्रू रेगुलर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम। भारत में अभी भी काफी जो है वो हैवी बर्डन है सर्वाइकल कैंसर का। इंडिया की बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडियन वुमेन में, और थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है ये ओवरऑल कंट्री में। और हर साल 78,000 न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, और इनकी वजह से करीब 43,000 से ज्यादा मृत्यु भी जो है वो होती है। तो इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है, तो इससे जो चीजें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और तो एलिमिनेट करना हमारा टारगेट है। और इसमें जो डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल एलिमिनेशन एफर्ट है, इसकी एक स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई है कि ये 90 70 और 90 स्ट्रेटेजी पे पूरा वर्क करता है। और इसमें इनका कहना है कि जो 90% गर्ल्स को हम फुल्ली वैक्सीनेट करेंगे, एचपीवी वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे बाय द एज ऑफ 15। 70% वुमेन को स्क्रीनिंग किया जाएगा, हाई परफॉर्मेंस टेस्ट होंगे एट 30 एज पे और उससे ज्यादा के एज पे। और 90% जो वुमेन जो आइडेंटिफाई किया गया है कि मतलब डिजीज है, उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये जो पूरा वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ है, ये माना जा रहा है कि क्रूशियल स्टेप है, और इसके तहत जो है वो हम इस पे कंट्रोल पा सकेंगे। ठीक है। और एचपीवी जो वैक्सीन है ये काफी स्ट्रांग है, और इसका जो रिकॉर्ड है, सेफ्टी रिकॉर्ड वो भी ज्यादा है। इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो कम है, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं। पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को 20 साल पहले जो है वो लाइसेंस मिल गया था। काफी इसकी स्क्रूटनी वगैरह हुई है, काफी इवेल्युएशन इसका हुआ है, और ये इफेक्टिव मानी जा रही है। तो अब इंडिया ने भी इसको प्रोग्राम को रोल आउट किया है, तो माना जा रहा है कि इससे जो सर्वाइकल कैंसर है उसको बेहतर तरीके से जो है वो हम लोग एलिमिनेट कर सकेंगे। तो इसमें डेटा आया है कि क्या क्या मतलब प्रोग्रेस हुआ है टीबी एलिमिनेशन में। और बताया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस के जो न्यू केसेस हैं इनमें कमी आई है 21% की, अगर हम कंपेयर करें लास्ट डेकेड से 2015 से 2024 तक। और ये जो हमारा टीबी मुक्त भारत कैंपेन है, इसके तहत 20 करोड़ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन उसकी स्क्रीनिंग किया गया है। 46,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायत है इनको टीबी फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया 2024 में। और टीबी की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, इससे लंग्स पे काफी इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ये जो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स हैं लाइक ब्रेन, किडनी, स्पाइन, इनको भी इफेक्ट करता है। और 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को जो है मतलब ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को रिवाइज करके नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बनाया। और ये एक गोल है कि हम 2030 तक जो है वो इसको एंड करेंगे। 4 इसके मेन पिलर्स है, जो हमारा ये है। इसके तहत आता है डिटेक्ट करना, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड करना एक पूरा जो है वो टीबी एलिमिनेशन का प्रोग्राम। और इसी के तहत निक्षय पोषण योजना लॉन्च हुई थी 2018 में। इसमें जैसे कल मैंने बताया था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो टीबी से प्रभावित इफेक्टेड जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स, उनको 1,000 पर मंथ का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा नया एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, ये शॉर्ट, सेफ और इफेक्टिव है। ये है BPALM रेजिमेंट, जिसमें कि बेडाक्विलीन, प्रीटोमेनेड, जाइनजोलिड और मॉक्सीफ्लैक्सेसिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्रोग्राम के तहत। ये ड्रग रेसिस्टेंट जो टीबी पेशेंट्स होते हैं इनमें। और इसमें माना जा रहा है कि जो पूरा ड्यूरेशन होता है, इसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है लगभग 6 मंथ का, तो उसमें कमी आएगी। ठीक है। और उसमें काफी सारे पेशेंट्स को इसका बेनिफिट मिला है। और तो ये सारी चीजें इसकी हैं। फिर
एआई मिशन इंडिया के तहत एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है द कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज या कैच ग्रांट प्रोग्राम। और इसको लॉन्च किया गया है नेशनल कैंसर ग्रिड के पार्टनरशिप के साथ। और इसमें जो है वो ये जो प्रोग्राम है ये एक प्रपोजल देता है फ्रॉम क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स के लिए कि आप पूरा जो है वो डेवलप करिए एआई बेस्ड सोल्यूशन, ताकि जो कैंसर के जो केसेस है उनको जो है वो डायग्नोस किया जा सके, स्क्रीनिंग किया सके, फिर उन पे जो है वो पूरा वर्क हो सके। ठीक है, तो ये कैश प्रोग्राम जो है वो उसी से रिलेटेड है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने सही या स्ट्रेटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर इन इंडिया और बोध बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई इसको लॉन्च किया था 17 फरवरी 2026 को, अभी जब इंडिया एआई समिट हुआ था। और इसका जो सही एक ये है प्रोग्राम, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत सेफ एथिकल और एविडेंस बेस्ड जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा एआई को हेल्थ केयर सिस्टम में। और जो बेंच मार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म है इसके तहत पूरा एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म बनाएगा कि किस तरह एआई सॉल्यूशंस का यूज करके टेस्टिंग होनी चाहिए, क्या क्या बेंचमार्क्स हैं वो ये सेट करेगा। तो ये है तो जो कैच ग्रांट प्रोग्राम भी जो है वो इसको याद रखिएगा, ये कैंसर से रिलेटेड है। फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और इसमें इन्होंने कहा है कि ओनली इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू हिंदू सिख और बुद्धिस्ट फेथ यही क्लेम कर सकते हैं एससी स्टेटस के लिए। और इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होता है सच एज क्रिश्चियनिटी, तो उसका जो एससी का जो स्टेटस है इमिडिएटली जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये लॉस होगा इसका। और एक केस था और इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोई व्यक्ति एक बार कन्वर्ट हो जाता है अदर रिलीजन में तो क्या वो और एक्टिवली जो है वो जो नया अपना रिलीजन है उसको फॉलो कर रहा है, फेथ को पूरा प्रोफेस कर रहा है, तो उसको एक ऐसी कम्युनिटी का मेंबर माना जाएगा कि नहीं। तो इसकी सुनवाई के दौरान जस्टिस पीके मिश्रा और मनमोहन इन्होंने जो है वो अपना ये डिसीजन दिया है और रूल किया है कि जो भी दलित इंडिविजुअल अगर कन्वर्ट होते हैं तो जो भी प्रोटेक्शन है अंडर एससी और एसटी एक्ट उनको अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये एक काफी जो है वो क्लियर चीज जो है वो आई है। और जो कोर्ट का ऑर्डर है इनका कहना है कि द रिस्ट्रिक्शन अंडर क्लॉज 3 ऑफ द 1950 ऑर्डर इज एब्सोल्यूट दैट एनी पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन अदर देन हिंदू सिख और बुद्धिज्म, ये जो है वो एससी कैटेगरी में नहीं आएगा, चाहे भले ही उसका जन्म जो है वो एससी उसमें हुआ हो, बट वो अगर किसी और रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है, फॉलो करता है, तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 16 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी डिवाइसेस पे राइड करना जो है वो उसको बैन करने जा रही है सेफ्टी रूल्स को लेके। इसमें बताया गया है कि क्वींसलैंड में जो है वो 12 पीपल की जो है वो लगभग मारे गए और 6300 इंजर्ड हो गए बिकॉज ऑफ ई मोबिलिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स। तो इसको देखते हुए इन्होंने यहाँ पे ये डिसीजन जो है वो लिया है। ठीक है, चीफ जस्टिस है इंडिया के, इन्होंने कहा है कि ये एक हियरिंग पिटीशन है, मतलब सुनवाई हो रही है और इसमें जो है वो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अदर इलेक्शन कमीशंस अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट, ये 2023 का एक्ट है। तो कहा है कि हम जो है वो इस पिटीशन को जो है वो नहीं सुनेंगे, अपने को इन्होंने उससे हटा लिया है। और ये जो लेजिस्लेशन है अ, इसने रिप्लेस किया है सुप्रीम कोर्ट का 2023 का एक अरेंजमेंट था और इसके तहत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको सिलेक्शन पैनल से हटा लिया गया है, जिसके तहत जो है वो ये होता है कि इलेक्शन कमीशनर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो सिलेक्शन पैनल होता है उसमें कौन कौन रहेगा। तो पहले जो है वो चीफ जस्टिस भी होते थे और अभी जो नया इन्होंने ऑर्डर दिया है 2023 का,
उसमें चीफ जस्टिस को हटा के उसकी जगह पे एक यूनियन मिनिस्टर को रख दिया है। तो ये काफी विवादास्पद एक्ट रहा है और 2023 से ही इसमें जो है वो पूरा विवाद है, तो उसकी सुनवाई हो रही है। इसके पहले और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अपने आप को ऐसी हियरिंग पिटीशन से हटा लिया है। और क्यों इसके पहले संजीव खन्ना थे चीफ जस्टिस 2024 में, उन्होंने भी इस तरह जो है वो किया था। और इनका एक्चुअली कहना है कि ऐसी किसी पिटीशन की हम सुनवाई करते हैं जिसपे खुद हम ही जो है वो है, जैसे कि ये होगा ना कि चीफ जस्टिस को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और उसकी सुनवाई भी अगर चीफ जस्टिस ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रक्रिया है जुडिशरी की, वो कहीं ना कहीं जो है इसमें बाधित होती है, क्योंकि उनको मतलब ये हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है वो उनके फेवर में वो उस पे जो है वो डिसीजन ले। तो ये है। और ये एक ओरल डायरेक्शन दिया गया है, इसका कोई पूरा अपलोड नहीं हुआ है वो ऑर्डर। तो जो ये रिक्यूजल होता है इंडियन, इसमें इसको जो है वो इस तरह से देखा जा रहा है कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, तो जैसे ये टर्म्स थोड़ा सा जाने रखो। फ्लोज फ्रॉम द मैक्सिम नेमो जुडिक्स इन कॉसा कॉसा, मतलब नो वन शैल बी जज इन देयर ओन कॉज। तो किसी के खुद के लिए कोई कॉज है, उसमें अगर वो खुद जज ही करेगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर जस्टिस जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे एक्टिविटीज में नॉर्मली अपने आप को हटा लेता है जिसमें कि इस तरह का चीजें जो है वो होती हैं। और मतलब इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो बायस हो जाएं। ठीक है। और द डिसीजन टू रिक्यूज रेस्ट ऑन द जज का, ये मतलब ये जो जज होते हैं उनका खुद का कॉन्शियस होता है। इस तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं बना है या कोई ऐसा रूल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर हम। और अगर यूएस की बात करें तो यूएस में एक सेक्शन 455 ऑफ टाइटल 28, ये इसके ये क्या कहता है कि जो फेडरल जज टू डिसक्वालीफाई देमसेल्फ व्हेन देयर इम्पार्शियलिटी माइट रीजनेबली क्वेश्चन, कि मतलब ये इम्पार्शियल होके पर्टिकुलर केस में जजमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अगर ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई इशू है। तो यूएस के केस में तो उसके लिए लॉ में है, बट इंडिया में इस तरह का नहीं है। बट टाइम टू टाइम जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं उन्होंने इस तरह का वो किया है। जैसे इसी पर्टिकुलर केस की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट वाली, तो इसमें ऑलरेडी 2 बार हो चुका। फिर एक और केस था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 केस। और इसमें जो है वो जस्टिस जेएस खेहर थे, तो उन्होंने भी जो है वो इसी ग्राउंड पे अपने आप को हटा लिया था कि इवेंचुअली मतलब वो उस लाइन में थे कि ये चीफ जस्टिस बन सकते थे। तो अगर उन्हीं को डिसीजन लेना हो कि एक कोलोजियम होना चाहिए या एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो उनका जो जजमेंट आएगा क्या वो फ्री एंड फेयर रहेगा, तो ये है। तो अभी फिर से जो चीफ जस्टिस हैं तो इन्होंने इस केस से अपने आप को हटा लिया है। तो बाकी जो जजेस की बेंच है वो इस पे फर्दर जो है वो हियरिंग करेगी। ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से यही है कि हम इम्पार्शियल वे में जो है वो अपना जजमेंट दे सकें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है आर्म फोर्सेस को कि आप ग्रांट करिए परमानेंट कमीशन टू एलिजिबल वुमेन ऑफिसर्स। और इन्होंने ऑर्डर किया है कि उनको फुल पेंशन मिलनी चाहिए, जो भी बेनिफिट्स हैं उनको देना चाहिए। और जिनको कि रिलीज कर दिया गया है या जो कि 20 इयर्स की जो है वो सर्विसेज को पूरा कर चुकी हैं, उनको पेंशन वगैरह सब मिलना चाहिए। और इन्होंने कहा कि ये जो इनकी जो पेंशन है वो जो उनका जनवरी 1 2025 के बाद से जो एरियर पेएबल था उसी के बेसिस पे उसकी फिक्सिंग जो है वो करनी चाहिए। और चीफ जस्टिस की बेंच थी, इसमें जस्टिस उज्जवल भुवन और एनके सिंह, इनका जजमेंट आया है। इन्होंने माना है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वुमेन ऑफिसर्स को वो अ, जो है वो बायस था, मतलब उसमें सिस्टमैटिक फ्लॉज थे, एक पूरा स्ट्रक्चरल बायस था। और इसके तहत आर्मी में, नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में इनको जो है वो
एट पार मैन जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो है वो हो जाता है। और इसके लिए मतलब इसमें आर्म फोर्सेस में जेंडर पैरिटी की बात हो रही थी कि इनको भी सही तरीके से सारा वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे इनका ये जजमेंट जो है वो आया है। और तो काफी जो है वो इन लोग को लंबे समय से एक लीगल बैटल जो है वो लड़ना पड़ा है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट हुई थी नॉन मेडिकल रोल्स के लिए 1990s में। उसके पहले जो मेडिकल सर्विसेज में ये रहती थी, और तब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इनका सिलेक्शन हुआ। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बबीता पूनिया और एनी नागराजन केस में। तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो वुमेन है, वो परमानेंट इनको जो है वो कमीशन में इंक्लूड किया जाए, जैसे मेन का जो टर्म होता है। और इसमें जो लिमिटेशंस थी, जो स्टीरियोटाइप से वुमेन्स के अगेंस्ट, उसको भी हटाया था। फिर बाद में इनकी जो है वो नियुक्तियां भी जो है वो होने लगी, जैसे एनडीए वगैरह में भी जो है महिलाएं जो है वो आ गई हैं। और पिछले साल जो है वो पहला बैच जो है वो निकला भी है। ठीक है, तो ये जजमेंट जो है वो इनका पूरा रहा है। तो एकदम ये आर्म फोर्सेस में जो बायस है महिलाओं के, उसको जो है वो ये एक तरह से खत्म करता है। फिर जीएस पेपर 3, ईरान ने अपना नया सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। और मोहम्मद बख्यर जोलकद्र, ये इनके जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, इसके कमांडर रहे हैं। तो इनको नया चीफ जो है वो बनाया गया है। और ये अभी जो है वो वहाँ पे एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल, इसके जो है वो सेक्रेटरी थे। और अभी रिसेंटली इजराइल के अटैक में अली लारिजानी, इनको इनका असैसिनेशन हुआ। तो उसके बाद से इनको जो है वो नया चीफ अपॉइंट किया गया है। फिर लितानी रिवर के बारे में कल मैंने बताया था। और इजराइल का कहना है कि ये जो पूरा सदर्न लेबनान है, पूरा लितानी रिवर, इसको पूरा जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। और ये एक डिफेंसिव बफर का काम करेगा। ठीक है, तो ये पूरा भी वेस्ट एशिया में विवाद चल रहा है, वॉर चल रही है। और जो इसराइल की फोर्सेस हैं, ये अपना काफी जो है वो ईरान पे अटैक कर रही हैं, लेबनान पे अटैक कर रही हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो एरियाज हैं, जो रीजन है, उसको जो है ये कंट्रोल करने के लिए जो है वो पूरा काम अपना कर रही हैं। तो लितानी रिवर का लोकेशन बस याद रखो, जैसे ये पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में आ सकता है इस तरह से। एक मेजर रिवर है सदर्न लेबनान की, और ये मेडिटेरियन सी में जाती है। और इसका 30 किलोमीटर जो है वो एक की बॉर्डर है इसराइल के इसका। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कल निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो प्रक्रिया है वो फ्रेंडली हो सके, एक्सपीरियंस बेटर हो सके। और इसी पे इन्होंने यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 इसको इसकी अनवीलिंग की। साथ ही साथ प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड स्कीम, ये इनॉग्रेट हुआ। और माना जा रहा है कि इससे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है यूपी में, उसको न्यू डायरेक्शन मिलेगा। और इस ये जो निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म है, इसमें एआई चैटबॉट्स भी इंक्लूड किया गया है असिस्टेंस के लिए। और रियल टाइम एसएमएस वगैरह अलर्ट भेजा जाएगा इन्वेस्टर्स को, ताकि अगर उन्होंने कोई एप्लीकेशन डाला है तो हर स्टेज पे उनको अपडेट मिल सके कि क्या प्रोसेस में है, क्या चीजें जो है वो हो रही हैं। और इसका एक प्रमुख फीचर है डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके तहत जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये उनको इनेबल करेगा टू ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन वन प्लेस। मतलब जैसे कि अगर किसी को कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो बहुत सारे उसको जो है वो अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये सीएएफ फॉर्म, कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बनाया गया है। और माना जा रहा है कि इसे जो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है, तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है वो बेहतर होगा। और जो प्रोसेसेस है डिपार्टमेंटल, उसमें जो टाइम लगता है वो कम आएगा, डॉक्यूमेंटेशन टाइम कम आएगा। ठीक है, इससे उत्तर प्रदेश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेहतर होगा।
फिर वियतनाम और रशिया, इन्होंने एक डील साइन की है जिसके तहत ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बनाएगा वियतनाम में। और यहाँ पे ये एक निन थुआन वन प्लांट ये बनेगा। और 2016 से ये प्रोजेक्ट, इसी तरह का प्रोजेक्ट जो बनना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, उसकी कॉस्ट वगैरह बढ़ गई, सेफ्टी इश्यूज था। और अभी वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फैम मिन सिन, ये मॉस्को के विजिट पे थे, तो वहां पे इन्होंने जो है ये डील जो है वो साइन किया है। माना जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंडशिप को दर्शाता है। तो ये निन थुआन जो है ये यहाँ पे बनाएंगे न्यूक्लियर पावर। फिर स्लोवेनिया पहला यूरोपियन यूनियन कंट्री बन गया है जहां पे फ्यूल की रेशनिंग की गई है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस है, मतलब जो ऑयल प्राइसेस है, जो गैस प्राइसेस है, काफी शूट कर गए हैं, बढ़ गए हैं। प्रॉपर सप्लाई नहीं है, डिसरप्शन है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। तो इसको देखते हुए जो स्लोवेनिया की सरकार है, इन्होंने लिमिटेशंस लगाए हैं। और इसमें जो प्राइवेट ड्राइवर्स हैं उनको मैक्सिमम वो 50 लीटर से ज्यादा तेल नहीं परचेज कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन और फार्मर्स है उनके लिए लिमिट को जो है वो 200 रखा गया है। तो मतलब सारी ही कंट्रीज पे वॉर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, चीजें देखने को मिल रही है। तो इसी में जो ये है स्लोवेनिया, ये पहली कंट्री बन गई है। फिर स्टॉक मार्केट में ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना नया जो है वो ये लॉन्च किया है, इसकी लिस्टिंग हुई है। इनका राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और बीएससी में ये जो है वो लिस्टिंग इसकी हुई है। और ये जो एनएचआई द्वारा स्पॉन्सर्ड ये जो ट्रस्ट है, माना जा रहा है इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो ऑपरेशनल नेशनल हाईवेज हैं, एसेट्स हैं, उनका वैल्यू जो है वो बेहतर तरीके से हो, उनको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए। ठीक है, जो रिटेल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। तो ये अपना इन्होंने इनके शेयर्स जो है वो उनको रिलीज किया है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स भी काफी पॉजिटिव रहा है। फिर बायो फार्मा शक्ति, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो नॉन एनिमल मेथोडोलॉजीज हैं बायोलॉजिस्ट के लिए, उस पे एक आर्टिकल निकला था। और इसमें बताया गया कि कैसे ये चीजें हैं जो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। अभी अगर हम 2026 की बात करें, जो बजट अनाउंस हुआ है, तो इसमें इन्होंने बायो फार्मा शक्ति स्ट्रेटेजी को अनाउंस किया। और इनका कहना है कि इससे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑफ बायोलॉजिक्स और एंड देयर जेनरिक काउंटर पार्ट्स बायोसिमिलर्स, उनका जो प्रोडक्शन है उसमें बूस्ट होगा, उसमें बढ़ावा मिलेगा। और जैसे कि कोई भी ड्रग्स वगैरह जब खोजा जाता है, जो बनाया जाता है, तो एनिमल पे वगैरह पे उसकी टेस्टिंग किया जाता है। तो अब माना जा रहा है कि जो एनिमल मॉडल्स हैं मे नॉट रिलायबली प्रिडिक्ट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ बायोलॉजिक्स, तो मतलब कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है, उसी लिए जो है ये नया कंपोनेंट जो है वो ऐड किया गया है। और इसमें जो है वो नए तरीके से जो है वो पूरा टेस्टिंग वगैरह होगी। और जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसको ये रेप्लिकेट करेंगे, जो हमारे बायोलॉजिक्स वगैरह हैं, कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ह्यूमंस पे, क्या इसका इफेक्ट रहेगा। ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और ह्यूमन बॉडी में पर्टिकुलर एक रिसेप्टर से ये बाइंड होते हैं। और फिर उसमें देखा जाता है कि क्या ये बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और इसमें जैसे काफी सारे डिजीजेस के जो वो है उस पे काम चल रहा है। 2024 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, सेल एक जर्नल है, उसमें बताया गया था कि ब्रेस्ट कैंसर ऑन चिप मॉडल, इसको जो है वो यूज किया गया और देखा गया कि जो कार सी टी सेल थेरेपी है ये कितना इफेक्टिव है। और इसके बाद से जो है वो एक बायोलॉजिकल थेरेपी जो है वो इसको जो है वो बनाया गया फॉर ट्यूमर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा जानकारी इसमें दिया गया है। और ये जो बायो शक्ति हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके तहत 10,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। तो माना जा रहा है कि इससे जो फंडिंग वगैरह का इशू है वो बेहतर होगा, चीजें जो है वो उसमें जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो रिसर्च है, ये पूरा इसमें अच्छे से हो सकेगी। अब जैसे जो कीवर्ड्स में अगर देखो तो इसमें
इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये जैसे कि बायोशक्ति पूछ सकता है, या बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर्स के बारे में भी पूछ सकता है ना? तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग डिराइव्ड होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनको बनाया जाता है, और ये ह्यूमन रिसेप्टर की तरह करते हैं, काफी स्पेसिफिक होते हैं। बायोसिमिलर जो है वो जेनरिक रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन होते हैं, जो ओरिजिनल बायोलॉजिक ड्रग्स होता है उसका। और जब कोई किसी ड्रग का जो है वो पेटेंट वगैरह के लिया जाता है, ठीक है, और उसका जब एक्सपायर होता है तो उसी के तर्ज पे इसको जो है वो बनाया जाता है। तो माना जा रहा है कि ये जो पूरा ये बायोफार्मा शक्ति है, इसके से जो है वो ये जो पूरा हमारा ड्रग इंडस्ट्री है, इसमें काफी रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो इनके साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं, उनको बेहतर तरीके से समझने में भी जो है वो आसानी रहेगी। फिर जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, इसका इंडिया के बासमती एक्सपोर्ट पे काफी इफेक्ट पड़ा है। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था, और इसमें बताया गया है कि जो डेटा है कि जो 2024-25 का जो फिस्कल था, इसमें भारत ने करीब 60.6 लाख मीट्रिक टन का बासमती राइस जो है वो इसको एक्सपोर्ट किया था। और अभी जो पूरी क्राइसिस है, इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और इंडिया में जो है वो जो ग्लोबल बासमती प्रोडक्शन का 70% इंडिया में होता है, और यहाँ से जो बासमती राइस है उसको 154 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इंडिया एक मेजर उसमें जो है वो लीडर है। और अगर हम बात करें तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया जो है वो सिंगल लार्जेस्ट बायर था 2024-25 में। भारत का जो बासमती राइस है यहाँ से 11.73 टन गया था। इसके अलावा ईरान, इराक, यूएई, यमन, ये सब जो है वो ये हमारे यहाँ से ज्यादा से ज्यादा जो राइस है वो जाता है। तो अभी जो क्राइसिस चल रही है, इसकी वजह से बताया गया है कि फ्रेट रेट काफी बढ़ गए हैं। तो जैसे अगर पर यूनिट जो जाता था, एक्सपोर्ट होता था राइस वगैरह, वो जो 2500 पर यूनिट से बढ़कर लगभग 7 और 9,000 जो है वो हो गया है। और इसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है कि यहाँ के जो बासमती एक्सपोर्टर्स हैं, इनको काफी इफेक्ट पड़ रहा है, और उन्होंने इस पे जो अपने कंसर्न्स भी रेज किए हैं। और अगर ये लंबे समय तक प्रोसेस चल मतलब वॉर चलता है, तो इसका इम्पैक्ट और भी जो है वो सीवियर देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट में जो है वो गवर्नमेंट ने जानकारी दिया है कि इन्होंने जो है वो नमो ड्रोन दीदी, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसके लिए जो है वो 1261 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए थे 2023 से 2026 के बीच में। और इसके तहत जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको जो है वो ड्रोन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। सेंटर असिस्टेंट जो है वो 80% ऑफ कॉस्ट रहता है जो भी ड्रोन है, और मैक्सिमम 8 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं इनको परचेज करने के लिए। और इसके तहत जो महिलाएं हैं, उनकी जो स्थिति है एग्रीकल्चर में वो बेहतर हो रही है, ठीक है ना। वो दीदी काफी जो है वो इम्पोर्टेंट रहा है। और ये यही है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड किया जाए, जो रूरल वुमेन है इनको एम्पावर किया जाए, उनका जो अर्निंग है उसको बेहतर किया जाए, ठीक है। इन ड्रोन वगैरह का यूज जो है वो प्रिसिशन एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, और इसमें ड्रोन स्प्रेइंग वगैरह आता है, जिससे एफिशिएंसी जो है वो काफी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके जो है वो आया है। और जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इसको अप्रूव किया था 25 नवंबर 2024 को। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत 2481 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया था। और इसका मिशन का एम है कि जो एग्रीकल्चर है उसको और मजबूत करना, बेहतर करना, ठीक है। इसको क्लाइमेट रिजिलियंस बनाना, सस्टेनेबल बनाना, सेफ फूड बनाना, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये सारे इसके फीचर्स जो है वो हैं। और इसके मिशन के तहत अभी तक 18,000 से ज्यादा क्लस्टर्स बनाए जा चुके हैं। 8.80 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया जा चुका है। और 18.1 लाख फार्मर्स जो हैं वो इनको इनरोल किया गया है टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग।
और इसमें एक आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव जो है वो 4,000 पर एकड़ का पर फार्मर फॉर 2 ईयर जो है वो दिया जाता है, ताकि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें जो है वो अ, इसके इम्प्लीमेंटेशन के तहत कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन या कृषि सखी, इनको डिप्लॉय किया जाता है, जो कि गाइड प्रोवाइड करती हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग देती हैं विलेज लेवल पे। ठीक है। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये अपने ऑल इंडिया नेटवर्क है इनका नेचुरल फार्मिंग का, उसके तहत जो है रिसर्च प्रोग्राम चला रही हैं। और इसमें 20 कॉपरेशन सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, इसमें 16 स्टेट्स को जो है वो कवर किया जा रहा है। और इसमें इन्होंने बताया कि 11 स्टेट यूनिवर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, और 8 जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट के जो इंस्टीट्यूट हैं वो काम कर रहे हैं इस पे। तो ये है, स्टडी में पाया गया कि नेचुरल जो फार्मिंग है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। और एक ट्रांजिशन हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी भी इसमें इम्प्रूव हुई है। बताया गया है कि जैसे सोयाबीन प्लस मेज है, वेजिटेबल पी प्लस कोरिएंडर है, इनको यूज करके जो है वो जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो भी काफी बढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की इसमें जैसे इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है। और सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने से बेहतर हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसमें बताया कि ये इसका जो ऑर्गेनिक लेवल है, ये 0.9 से बढ़कर 1.15 हुआ है। हिमालयन जो स्टेट्स हैं वहां पे जो ट्रायल रन पे इसको चलाया गया। ओवरऑल नेचुरल फार्मिंग की वजह से इनपुट कॉस्ट में भी कमी आ रही है, केमिकल इनपुट कम हो रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज है उसमें कमी हो रही है, और ये बेहतर तरीके से काम जो है वो कर रहे हैं, और इससे सॉइल जो है वो भी ज्यादा जो है वो जो क्वालिटी है उसका इम्प्रूव हो रहा है। तो ये भी जानकारी इन्होंने पार्लियामेंट में दिया। फिर असम, ये पहला इंडियन स्टेट बन चुका है जिन्होंने एक टेंडर जो है फ्लोट किया है, और इसके तहत ये ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए इन्होंने टेंडर पास किया है। और माना जा रहा है कि ये सैटेलाइट्स को ये जब लॉन्च करेंगे तो इससे जो इनका ब्रह्मपुत्र वैली का जो पूरा रीजन है उसको बेहतर तरीके से जो है वो मॉनिटर कर सकेंगे, और डिजास्टर को जो है वो मैनेज करेंगे। ठीक है। तो ये जो टेंडर है इसके तहत जो प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है उनको इनवाइट किया गया है कि वो डिजाइन करे, बिल्ड करे, लॉन्च करे और ऑपरेट करे सैटेलाइट्स को। और इसकी जो ओनरशिप रहेगी वो इस आसाम की रहेगी, और इस मिशन को नाम दिया गया है आसाम सैट करके। ठीक है। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो कन्वेंशनल जो बॉर्डर फेंसिंग है उससे जो है वो प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं मिलती है, तो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम रहेगा तो उससे जो मॉनिटरिंग है वो बेहतर हो सकेगी। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि असम ऐसा करने वाला पहला स्टेट हो चुका है। फिर वॉर के ही बारे में पूरा बताया गया है कि अभी रोज कुछ ना कुछ ट्रम्प का रहता है, ईरान की तरफ से कुछ कहा जाता है। और इन्होंने अभी डिसीजन लिया है कि जो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं वहां पे ये अटैक्स नहीं करेंगे। और इन्होंने एक 48 आवर का जो है वो एक अल्टीमेटम दिया था, फिर उन्होंने कहा कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करिए। तो ईरान कह रहा है कि हम जो है अभी ऐसा नहीं करेंगे, है ना। फिर टाइम टू टाइम जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि हमारी विक्ट्री हुई है यूएस और इजरायली फोर्सेस की, हमने ईरान की जो कैपेबिलिटीज है उनको खत्म किया है। ईरान जो है वो अपना कंट्रोल रखे हुए है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे। जो बाकी अदर कंट्रीज हैं वो उसका जो चीजें हैं उनका डिसरप्शन हो रहा है, तो सारी कंट्रीज जो है वो कह रही है कि नहीं, इसको ओपन होना चाहिए। बहरीन ने अभी यूएन में जो है वो एक उसको सपोर्ट किया है कि कैसे जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन रखा जाए, और कैसे बाकी कंट्रीज इसको जो है वो सपोर्ट करें। तो मतलब ये सब चल रहा है, तो अभी देखना होगा। 35 डेज मतलब इसमें ऑलरेडी अब हो चुके हैं, 25 डेज। तो अब आगे देखना होगा कि कब तक ये पूरा चलता है। ठीक है। और इसका जो इम्प्लीकेशंस है वो हर एक सेक्टर पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको। आई है एंथ्रोपिक, एक यूएस कंपनी है, और ये जो है ये एआई पे पूरा अपना इनका रहता है। तो इन्होंने अभी एक स्टडी किया, उन्होंने बताया कि एआई के आने से जो लेबर मार्केट है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स पे कितना प्रभाव पड़ सकता है।
और इसमें इन्होंने कहा है कि मतलब इस स्टडी से इनको ये मिला है कि कौन कौन सी जॉब जो है वो ज्यादा एक्सपोज होंगी एआई में। और इन्होंने कहा कि अभी जो एआई का यूज है वो काफी लिमिटेड है। और इसकी वजह से बिजनेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, इन सब पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इसमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें जो जॉब्स रहेंगी वो आइसोलेटेड रहेंगी। और ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बात हो रही है कि एआई की वजह से फिर कितना जो है फर्दर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज का लॉस हो सकता है। अब जो वर्क जो है वो कंप्यूटर और एआई जो है ये कर सकता है, ह्यूमन उसमें करने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तो जो यंगर फोर्सेस हैं वो काफी एक्सपोज हुए, उनका रोल कम हुआ है। और इनमें इन्होंने डेटा बताया है कि अगर एआई पूरा आएगा तो उसके बाद जो है वो मोर लाइकली है कि जो फीमेल्स हैं, जो हाईली एजुकेटेड है, इन ये ज्यादा एक्सपोज होंगे। वाइट और एशियंस या जो ओल्डर लोग हैं उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी जॉब जाएंगी। ठीक है। इंडिया मतलब ये इन्होंने जो एआई का स्टडी है ये यूएस को ध्यान में रखे हुआ है, ये वहीं पे इन्होंने किया है। लेकिन ये है कि इनका जो इम्पैक्ट है वो बाकी जगहों पे भी देखने को मिल रहा है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले महीने अभी एंथ्रोपिक ने अपना एक ऑटोमेशन टूल लॉन्च किया था। इसकी वजह से काफी सारे जो लोगों की जॉब्स है वो गई थी। और आईटी इंडस्ट्री में इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे। आईटी जो कंपनीज इनकी जो शेयर्स हैं वो काफी गिर गए थे। तो कहीं ना कहीं एआई से जो एम्प्लॉयमेंट है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये आज से शुरू होगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। और ये एक अपनी तरह का नया वो है ट्रैक और फील्ड जो इतिहास है इंडिया का इसमें। और इसमें कई सारे कंपटीशन होंगे। ठीक है। रनिंग और इन सब चीजों का ये पूरा प्रतियोगिता होगी। फिर 28 ईयर ओल्ड है मईला दुथुरई, इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है पोल वॉल्ट कैटेगरी में। और ये 4.22 मीटर तक का जो है वो इन्होंने जो है वो जंप किया है। ठीक है। और तो इनका नाम बस याद रखना कि मतलब 28 ईयर ओल्ड ये एक प्लेयर हैं। ये तमिलनाडु की हैं। ठीक है। इनका नाम है बैरानिका एलांगोवन। 28 साल की हैं तो इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो बस ये जाने रहो कि किस प्लेयर से रिलेटेड हैं ये। ठीक है। और इनका नया इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो यही था आज का सारा।